चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं अनुवाद बनाने के नियम। हमारे पास बहुत सारे नियम हैं जो हम आपको बताएंगे कि अनुवाद कैसे बनाते हैं, वो भी तो हिंदी से संस्कृत में। हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए हमें सबसे बेहद जरूरी है संस्कृत के वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना। तो संस्कृत के वर्ड मीनिंग का यदि ज्ञान हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से आप संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ड मीनिंग, उसके बाद हम आगे आपको हम बताएंगे। चलिए एक एक बात को आप ध्यान देते रहें और उसको लिखते भी जाए। चलिए ये शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है स। स मतलब होता है वह। यह जो स है वह हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुल्लिंग। फिर उसके बाद एक और सा। सा का मतलब ही वह होता है। सा का मतलब ही वह होता है। पर्याय जो है स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह है तत्। तत् मतलब भी वह होता है और इसे हम नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद भवान। भवान मतलब आप होता है। भवान मतलब आप। तो ये जो भवान है यह पुल्लिंग के लिए है। फिर उसके बाद आता है भवती। भवती मतलब भी होता है आप, और यह जो भवती है वह स्त्रीलिंग के लिए है। चलिए उसके बाद आता है ऐसा। ऐसा मतलब होता है यह। जो ऐसा है वह पुल्लिंग के लिए है। उसके बाद यहां पे लिख देते हैं ऐसा। ऐसा मतलब भी होता है यह। और यह जो ऐसा मतलब यह होता है यह स्त्रीलिंग के लिए होता है। एतत्। एतत् मतलब होता है यह, पर यह जो होता है यह नपुंसक लिंग के लिए होता है। चलिए आप अभी जाने कि स मतलब वह, शा मतलब वह, तत् मतलब ही वह, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए। उसी तरह भवान मतलब आप, भवती मतलब आप, ऐसा मतलब यह, ऐसा मतलब यह, एतत् मतलब यह, सभी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिया गया है। उसी तरह हम आगे आपको बताते हैं, जैसे कि तो मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग। ते मतलब वे लोग होता है। तो वो मतलब तुम होता है। युवा मतलब तुम दोनों। और यूएम मतलब तुम लोग होता है। इसी तरह हमारे पास और भी वर्ड मीनिंग है जो हम आपको आगे लिखकर बता रहे हैं। हम आपको बता रहे थे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में जैसे आपको बताया कि सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब ही वह नपुंसक लिंग के लिए। उसी तरह आपको हम बताएं और भी ज़्यादा वर्ड मीनिंग जो आप वहाँ पर देखें कि हम आपको क्या क्या बताए थे। जैसे भवान मतलब आप पुल्लिंग के लिए, भवती मतलब आप स्त्रीलिंग के लिए। इसी तरह आपको हम बताया कि ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए, ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, और एतत् मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह आपको हम बताया कि तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तवो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब तुम लोग। इसी तरह आगे भी और भी वर्ड मीनिंग है जो हम आपको लिखकर बतला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है अहम। अहम मतलब मैं। अहम का मतलब होता है मैं। उसके बाद अवाम। अवाम का मतलब होता है हम दोनों। और वयम का मतलब है हम लोग। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। और हम आपको बता दें कि अहम, अवाम और वयम यह तीनों लिंग में आप प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी आप
इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये तीनों को हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बता दें, जब ये वर्ड मीनिंग हो जाता है, खैर इसके आगे और भी ज़्यादा वर्ड मीनिंग है जो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी हमारे लिए अनुवाद बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है जिससे आप समझ सकते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जितने भी हैं इसे फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। चलिए फॉर्मेट कैसा होता है यह हम आपको आगे लिखकर बतलाते हैं। जितने भी आपको हम वर्ड मीनिंग बताए हैं उन सभी का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तभी हमें बात आगे समझ में आती है। चलिए हम उसी को लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं पुरुष, उसके बाद ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे, और इसके सामने लिखते हैं एक वचन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारा एक फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि सभी हम वर्ड मीनिंग को यहाँ पे हम डालेंगे और इसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। जितने भी आपको वर्ड मीनिंग लिखा है सबको पहले इस फॉर्मेट में डाल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास है ये फॉर्मेट। जितने भी वर्ड मीनिंग आपको हम बताएंगे उन सभी का यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। जैसे कि फॉर्मेट लिखा है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बाद है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमारा फॉर्मेट है और फॉर्मेट में सभी वर्ड मीनिंग समाहित है। जैसे कि यहाँ पे पुरुष है, पुरुष का मतलब है इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वह जेंट्स हो या चाहे वह लेडी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वे सभी क्या है पुरुष है। पुरुष का मतलब नहीं कि सिर्फ जेंट्स है, पुरुष का मतलब कोई भी हो सकता है दुनिया में। अर्थात कलम भी एक पुरुष है, बेंच भी एक पुरुष है, लड़का भी पुरुष और लड़की भी एक पुरुष है। तो इन सभी को तीन भाग में बांटा जाता है। अर्थात पुरुष के तीन प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे स, सा, तत्, भवान, भवती, ऐसा, ऐसा, एतत्, तौते। स का मतलब वह, सा मतलब वह, ये सब आपको हम पहले भी बता चुके हैं। उसी तरह होता है पुरुष के तीन प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है कि प्रथम पुरुष और दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तवम, युवाम, युयम। तो मतलब होता है तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम लोग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भवान भवती। भवान भवती को संस्कृत में प्रथम पुरुष में रखा जाता है, इसको हम मध्यम पुरुष में नहीं रखते हैं। उसके बाद है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। आपसे निवेदन करते हैं कि आप क्या कीजिए कि ये जितने भी हमारे पास फॉर्मेट है इसको आप याद कर लीजिए और इसके ऊपर लिख लीजिए, एक लिखिएगा इसके ऊपर लिख लीजिएगा कर्ता समूह। ये जितने भी है सभी कर्ता समूह है। चलिए इसके आगे हम आपको और भी बातें बताते हैं। हमारे पास एक और फॉर्मेट आपको हम बताएंगे जिसमें क्रिया समूह होगा। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि वर्ड मीनिंग के बाद वर्ड मीनिंग का फॉर्मेट बेहद जरूरी है, उसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मेट है जिसका नाम है हो, हूँ प्लस क्रिया नहीं। क्रिया का मतलब जानते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना, चलना, ये सभी क्रिया है। तो हम जो सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे उसमें क्रिया नहीं होगी। चलिए आगे मैं आपको बता दें कि इस फॉर्मेट में जैसे हम आपको फॉर्मेट बोलेंगे तो फॉर्मेट इसी तरह बनाना है।
पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट में क्या करना है कि है हो हूँ, अर्थात है हो अंत में तो होगा पर उसमें क्रिया नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास ट्रिक है अर्थात नियम है, उसको हम लिख लेते हैं। ए, प्रथम पुरुष के एक वचन में लिखते हैं अस्ति और प्रथम पुरुष के द्विवचन में लिखते हैं अस्त और प्रथम पुरुष के बहुवचन में लिखते हैं सन्ति। उसी तरह मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखते हैं अस्सी और मध्यम पुरुष के द्विवचन में लिखते हैं अस्था और मध्यम पुरुष के बहुवचन में लिखते हैं अस्त। उसी तरह उत्तम पुरुष के एक वचन में लिखते हैं अस्मि और उत्तम पुरुष के बहुवचन द्विवचन में लिखते हैं अश्व और उत्तम पुरुष के बहुवचन में लिखते हैं अस्म। ये क्या है कि है हो हूँ है जिसमें क्रिया नहीं होगी, जिसका है इसको याद करना ऐसे है अस्ति अस्त सन्ति अशी अस्था अस्त अस्मि अश्व अस्म। यदि हम इसको यदि लिख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो हम होता यह है कि हम अनुवाद बनाना सीख जाते हैं। चलिए हम आपको 3 चीज़ से आपको हम बताया, हमारे पास 3 पॉइंट्स आपको याद करनी है। पहला कि वर्ड मीनिंग, जो आपको स मतलब हुआ, सा मतलब हुआ, ये सब आपको बताया। तो उसके बाद उसी वर्ड मीनिंग को हम फॉर्मेट में बनाए, जैसे कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में आपको लिखे थे स सा तत् ऐसा ऐसा भवान भवती, ये सब लिखे थे। उसके बाद तौ ते यहाँ पे लिखे थे, उसको भी याद कर लीजिएगा। और थर्ड पॉइंट में आता है ए, अर्थात है हो हूँ प्लस क्रिया नहीं, जैसे कि अस्ति अस्ता सन्ति अस्सी अस्ता अस अस्मि अश्व अस्म। यदि ये हम लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो अनुवाद बनाना बेहद आसान हो जाता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अनुवाद कैसे बने। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अनुवाद बनाने के लिए हमारे पास चाहिए वर्ड मीनिंग, उसके बाद हमें चाहिए कि ये फॉर्मेट और उसके बाद ये आपको हम 3 पॉइंट्स आपको हम बताएं याद रखनी है। पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा में और तीसरा में ए। तो उसी वर्ड मीनिंग को हम क्या किए कि एक फॉर्मेट में लिख दिए जिसे हम बोलते हैं कर्ता समूह। देखिए हमें लिखा है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे शॉर्ट में लिखा गया है जगह कम होने की वजह से। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सेम टू सेम इसमें भी है। जैसे कि आपको कुछ समय पहले लिखाए थे अस्ति अस्ता सन्ति अस्सी अस्ता अस्मि अश्व अस्म, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट करके। यहाँ देख सकते हैं पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर बीच में यहाँ अस्ति अस्ता सन्ति अस्सी अस्ता अस्त अस्मि अश्व अस्म। अनुवाद बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक काम करना पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि इस जितने भी फॉर्मेट हैं इस फॉर्मेट पर आपको रखना होगा। अब कैसे रखेंगे, चलिए आते हैं थोड़ा देख लेते हैं। पहले मैं आपको गिनती करा देते हैं कि इसमें कितना खंड है और इसमें कितने खंड है। तो इसमें कितने खंड है और इसमें कितने खंड है जरा मिला लेते हैं। तो इसमें यदि खंड की संख्या यदि गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल खंड की संख्या 16 है। यानी कि इधर से 4 है, फिर से 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। उसी तरह यहाँ भी है, इधर से भी 4 है, यहाँ क्या है कि यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें जितने खंड है उतना ही खंड इसमें भी है। एक बार आप गिनती कर सकते हैं। जैसे इधर से 4 है, यहाँ पे लिखा है पुरुष तो यहाँ भी लिखा है पुरुष, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन है, यहाँ द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन है। उसके बाद इस साइड से जो है इसमें है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो यहाँ भी इस साइड में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि सेम टू सेम यह खंड है, पर अंतर यह है कि बीच वाला जो बदला हुआ है। देखिए पुरुष ये लाइन बोला तो ठीक है और इस लाइन बोला ठीक है, इधर और इधर ये दोनों सेम मिल रहा है, पर ये जो है ये सब अलग अलग है। तो इसी को क्या करना है कि इसमें मैच कराना है। कैसे मैच कराएंगे, मान लेते हैं इस खंड को, यानी कि ये जितने भी एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के यदि इस फॉर्मेट को उठाकर यदि हम इस पर रखते हैं तो कौन किसको ढक लेता है। यदि हम इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कौन किसको ढक लेगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको उठाकर रखते हैं तो इधर वाला जो होगा वह इधर वाला को ढकेगा, जो नीचे वाला जो होगा वह नीचे वाला को ढकेगा, और जो ऊपर वाला होगा वह ऊपर वाले को ढकेगा, और जो इस साइड वाला होगा वह इस साइड वाला को ढकेगा। अर्थात अब देखिए मान लेते एक वचन के नीचे वाला
ये जो ढकेगा वह एक वचन के नीचे वाला को ढकेगा, द्विवचन के नीचे वाला जो भी है ये वाला जो ढकेगा वह द्विवचन के नीचे वाला पूरा ढकेगा, और बहुवचन को ढकेगा इस ये साइड के लास्ट में है तो ये लास्ट वाला ढकेगा। उसी तरह यदि ऊपर से आते हैं तो ऊपर से ए, तो ऊपर से ए वाला ढकेगा। उसके बाद प्रथम पुरुष ये सब जितना भी है प्रथम पुरुष के जो साइड वाला जो भी है तो ये प्रथम पुरुष के साइड वाला पूरा ढक लेगा, मध्यम पुरुष के पूरा साइड वाला को ये मध्यम पुरुष का साइड वाला ढकेगा, और उत्तम पुरुष के साइड वाला को यहाँ पे उत्तम पुरुष के साइड वाला ढक लेगा। तो जो चीज को ढक लेगा देखते हैं कौन किसको ढक लेगा। यही ढकने का यदि नियम आप जान लेते हैं तो बेहद आसान है इसको बनाना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यदि हम आपसे पूछते हैं कि यह इसको कौन ढक सकता है, तो ध्यान दीजिए यह है बहुवचन के नीचे, तो बहुवचन के नीचे यहाँ पे किधर है, यहाँ लिखा हुआ बहुवचन के नीचे, अर्थात जो ते है वह संति को ढक लेगा। यदि मान लेते इसको यदि उसको उठा कर रखें चाहे इसको उस पर रखें उठा के एक ही बात है, तो ते ढक लेगा संति को। उसी तरह यदि हम पूछे कि अहम किसको ढकेगा, तो अहम क्या है कि सबसे नीचे वाला में है, सबसे नीचे वाले खंड में है, तो सबसे नीचे वाले खंड में हम आएंगे। उसके बाद उत्तम पुरुष के बगल में ही है, तो उत्तम पुरुष का बगल में ही ना है, यानी कि अहम ढकेगा अस्मि को। उसी तरह हम क्या कर लेते हैं यहाँ वयम, वयम किसको ढकेगा, तो यह वयम जो है यह उत्तम पुरुष के सबसे लास्ट में यानी कि सबसे नीचे वाले खंड में है, तो सबसे नीचे वाले खंड के लास्ट में ही ना है, तो वयम ढकेगा अस्मा को। उसी तरह मान लेते यह किसको ढकेगा, ये पूरा का पूरा, ये जो एक ही खंड में पूरा का पूरा किसको ढकेगा, तो यह जो है यह प्रथम पुरुष के बगल में है या एक वचन के नीचे है, तो प्रथम पुरुष के बगल में यहाँ अस्थि है और एक वचन के नीचे अस्थि है, तो यह इसको ढकेगा, यानी कि यह जो खंड है यह जो खंड है यह इसको ढक लेगा। चलिए इसी तरह आपको हम बताते हैं कि कौन किसको ढकेगा। जैसे मान लेते हैं कि युवाम, या युवाम किसको ढकेगा, तो यह द्विवचन के 1-2 नंबर पर है, द्विवचन के 2 नंबर पर, चाहे मध्यम पुरुष के दूसरा का नंबर पर है, यहाँ मध्यम पुरुष है एक वचन द्विवचन यहाँ पर है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन यहाँ ये इसको ढकेगा। उसी तरह यदि हम पूछे कि यह तवम किसको ढकेगा, ये तो मध्यम पुरुष के बगल में है, तो इधर जो ढकेगा वो मध्यम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा, तो मध्यम पुरुष का बगल में क्या है 80, यानी कि तवम जो ढकेगा वह 80 को ढकेगा। तो जो चीज को ढकेगा हम थोड़ा उसको बताते हैं। जैसे कि हम पूछेंगे स किसको ढकेगा, तो स जो ढकेगा वह इस अस्थि को ढकेगा, क्योंकि एक वचन के नीचे तो एक वचन के नीचे अस्थि है, तो यहाँ पे अस्थि लिखेंगे। उसी तरह मान लेते हैं तव किसको ढकेगा, तो तव जो है द्विवचन के नीचे है, तो द्विवचन के नीचे क्या है अस्ता है, तो यह अस्ता को ढक लेगा। उसी तरह यहाँ पे ते किसको ढकेगा, तो बहुवचन के नीचे है तो बहुवचन नीचे संति, तो यहाँ पे ते जो ढकेगा वह संति को ढकेगा। इसी तरह जितने भी है वो सभी को आप लिख ले और कौन किसको ढक रहा है वह आगे भी लिख ले, तब आपको आसानी से बात समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए तवम है, तवम किसको ढकेगा, तो तवम जो है मध्यम पुरुष के बगल में है, तो मध्यम पुरुष के बगल में क्या है 80 है, तो ये 80 को ढकेगा। उसी तरह आप पूरा लिख ले कि कौन किसको ढकेगा, तब आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यदि आप इतना समझ गए कि कौन किसको ढक ले रहा है, आसानी से यदि समझ जा रहे हैं तो आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको अभी बताए हैं कि यदि आप ढकना यदि जान लेते हैं कि कौन किसको ढक रहा है तो अनुवाद बनाना बेहद आसान है। तो चलिए हम आपको अनुवाद बनाकर आपको हम बताते हैं। जैसे कि यदि लिखा हो कि वह है, यह अनुवाद है वह है, तो यहाँ पे क्या है कि वह है, हमारे पास 3 वर्ड मीनिंग है वह का, ये स, शा और तत् है, श सा और तत् है, तो हमारे पास 3 वर्ड मीनिंग है। यदि हमें इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में, जब हमें लिंग पता नहीं होता है तो हम हमेशा पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि हमेशा पुल्लिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए जैसे मान लेते हैं कि यह वह है, तो वह का हम लिख सकते हैं, वह का वर्ड मीनिंग हम स लिखेंगे, स लिख सकते हैं। और उसके बाद है का, तो जो ये इस स को क्या करेंगे कि इसमें हम मिलाएंगे कर्ता समूह में कहाँ है, और यहाँ पे यह स है, स क्या है कि यहाँ है, तो यह जो खंड है यह वाला खंड यह किसको ढकेगा, इधर किसको ढकेगा, तो यह जो है प्रथम पुरुष के सामने है, तो प्रथम पुरुष के सामने क्या है अस्थि है, यानी कि ये जितने भी खंड में जितने भी स सा तत् भवन भवति ऐसे सभी क्या ढकेंगे अस्थि को ढकेंगे, तो यहाँ पे है का हो जाएगा अस्थि।
यानी कि जो भी चीज़ को ढकेगा वही उसका मान हो जाता है। जैसे कि मान लेते लिखा है मैं हूँ, क्या लिखा है मैं हूँ। तो मैं का हम आपको बताए थे वर्ड मीनिंग, मैं का होता है अहम, मैं का क्या होता है अहम, और हूँ का क्या होगा, तो है हो हूँ तो ये है, पर यह अहम जिसको ढक लेगा वही हो जाएगा हूँ का मतलब। तो अहम देख लेते कहाँ है, इसमें अहम यहाँ है, अहम क्या है कि यहाँ पर। अब अहम इसको इसमें जिसको ढक लेगा वही हूँ का मान हो जाता है। तो अहम इसको मिलाते हैं, इसमें अहम यहाँ पर है उत्तम पुरुष का, यानी कि इस खंड वाले के उत्तम पुरुष के बगल में, तो नीचे वाले खंड में तो नीचे वाले खंड में जाएंगे, और उत्तम पुरुष का एक वचन में यही है, यानी कि उत्तम पुरुष के बगल में अहम है तो उत्तम पुरुष के बगल वाला को हम लेंगे। तो अस्मि लिखा है तो लिख देंगे अस्मि, तो हूँ का मतलब हो जाएगा अस्मि। तो मैं हूँ यानी कि अहम अस्मि। यदि लिखा हो आगे हम आपको बता रहे हैं, यदि लिखा हो कि हम दोनों हैं, इसको अनुवाद बनाना है संस्कृत में तो कैसे बनाएंगे। तो हम दोनों का पहले हम देखेंगे कि वर्ड मीनिंग होता क्या है। तो हम दोनों का आपको हम लिखाए थे अवाम, लिखाए थे क्या अवाम। अवाम मतलब होता है हम दोनों। यदि हम दोनों का अवाम का जानते हैं, इस अवाम को क्या करेंगे कि इसमें हम मिलाते हैं, और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर है, ध्यान से देखिए यहाँ है अवाम, ये जिसको इधर ढक लेगा वही है का मतलब यहाँ पर हो जाएगा। तो अवाम किसको ढकेगा, देखते हैं कि सबसे नीचे वाले लास्ट में है तो सबसे नीचे वाले लास्ट वाले खंड में आएंगे, और अहम के बगल में यानी कि उत्तम पुरुष के 1-2 नंबर पर, तो उत्तम पुरुष के 1-2 नंबर पे क्या है अश्वा है, तो हो जाएगा अश्वा। चलिए उसी तरह हम आपको बता दें, जिसकी मान लेते लिखा हो कि वे लोग हैं, वे लोग हैं। यदि ये लिखा हो कि वे लोग हैं तो क्या होगा, तो वे लोग का क्या होता है, वे लोग का हम आपको वर्ड मीनिंग बताए थे ते होता है, वे लोग का ते होता है। और है का क्या होता है ते, इसको मिलाएंगे इसमें किधर है तो यहाँ है, ते क्या है यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। अब ते जिसको इधर ढक लेगा वही है का मतलब हो जाता है। तो ते किसको ढकेगा, बहुवचन के नीचे है, तो बहुवचन के नीचे क्या है और संति है, तो यहाँ पे हो जाएगा है का मतलब संति। समझाइएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यदि लिखा हो तुम हो, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना है, तो तुम का पहले देखेंगे वर्ड मीनिंग हम आपको क्या लिखा है, तुम का लिखा है तवम, हो गया। ये तवम को यहाँ पर मिलाएंगे, इस पूरे खंड में मिलाएंगे कि ये तवम कहाँ है, तो तवम यहाँ पर है। तो यह तवम जिसको इधर ढक लेगा वही हो का मान हो जाता है, क्योंकि है वो यही सब है। तो तवम को इसमें मिला, तवम यहाँ पर है, यह मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है 80 ये है। तो तवम ढक रहा है 80 को, तो हो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 80। समझाइए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हो कि तुम लोग हो, इसको संस्कृत में बनाया कि तुम लोग हो, तो तुम लोग को पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग क्या लिखा है। तुम लोग का लिखा था इवियम, यही होता है तुम लोग, और यूएम को मिलाएंगे यहाँ पर कहाँ है, तो देखिए यहाँ है, यहाँ है। तो यह जिसको इधर ढक लेगा वही हो का मतलब हो जाता है। तो यह किसको ढकेगा, यह मध्यम पुरुष का सबसे लास्ट में है, तो मध्यम पुरुष का सबसे लास्ट में क्या है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसको ढक लेता है उस वही हो जाता है। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको बनाने आ गया होगा, और भी आगे आपको बताते हैं। जैसे कि लिखा यह है, तो हमें यह का है 3 वर्ड मीनिंग, ऐसा ऐसा एतत। जैसे कि स का 3 है, स सा और तत् है, उसी तरह हमारे पास 3 है वर्ड मीनिंग। यदि हम चाहें तो हो सकता है कहीं यह हो सकता है कि हम मानते कोई है लड़की, लेकिन हम बोले सीधा यह है, हम लड़की का नाम नहीं ले रहे, तो हम उस वक्त क्या करेंगे कि ऐसा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा यह स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन यदि कोई लड़का हम मान लेते हैं और सीधा बोले कि यह है, तो हम उस समय ऐसा का प्रयोग करेंगे। और मानते कोई नपुंसक लिंग है तो हम उस वक्त एतत् का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि आप इनमें से तीनों का कोई का भी प्रयोग करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। पर अधिकांश जब लिंग पता ना हो तो हमेशा पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप तीनों में से कोई प्रयोग तो कोई गलत नहीं होगा, पर हमेशा जब लिंग यदि पता ना हो कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है तो पुल्लिंग का ही प्रयोग करना उचित होता है। तो चलिए हम तीनों में से कोई एक ले लेते हैं।
ऐसा का मतलब ऐसा, ऐसा या एतत भी ले सकते हैं। उसके बाद है का क्या हुआ, तो ये तीनों किसको ढक रहा है, तीनों जो है यहाँ है, यानी कि इसके खंड में है, प्रथम उसके बगल में, तो प्रथम उसके बगल क्या है, ये सब पूरा खंड, ये जो खंड है यह ढकेगा इसको, यानी प्रथम उसके बगल में लिखा है अस्थि, तो हो जाएगा है का मतलब अस्थि। उसी तरह आप है, लिखा है आप है, तो आप का भगवान भी लिख सकते हैं, भौतिक भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं क्योंकि हमको लिंग पता नहीं है किस लिंग है पुल्लिंग है, तो हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं भगवान लेते हैं, तो भगवान मतलब आप हो गया। तो ये आप भगवान को यहाँ पे लिखा है भगवान, तो यह किसको ढकेगा, तो ये पूरा खंड ढक रहा है अस्थि को, तो यहाँ पे हो जाएगा है का अस्थि। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको यह बात समझ में